हाय एवरीवन। इंडियन हिस्ट्री को हम लोग कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी से 6 to 12 की एनसीईआरटी से। हालांकि इसको हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं, इसे हम सिर्फ प्रैक्टिस सीरीज़ की तरीके से कर रहे हैं। अगर आपकी ये 6 to 12 की एनसीईआरटी आपने पढ़ी है, अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो उसके बाद इस प्रैक्टिस सीरीज़ को ज़रूर से सॉल्व करें। और ये जो एनसीईआरटी है ये दृष्टि पब्लिकेशन की है, दृष्टि द विज़न की। तो ये आप देख सकते हैं 6 to 12 है, जिसमें कि पुरानी और नई एनसीईआरटी दोनों का ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म में सारे क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। प्रैक्टिस के लिए इसको ज़रूर से यूज़ करिए, बहुत ही अच्छी किताब है। और साथ ही इसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चलेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी तैयार होते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं, हमारे अतीत के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने ये जितने सारे आप चैप्टर देख रहे हैं 7 तक, नए प्रश्न नए विचार तक हम लोग अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, इतने हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, आज हम लोग खुशहाल गांव और समृद्ध शहर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, व्यापार राजा और तीर्थयात्री को, नए साम्राज्य और राज्य और इमारतें, चित्र तथा किताबें। ये चारों चैप्टर जो है वो इस सेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। खुशहाल गांव और समृद्ध शहर क्वेश्चन है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व कृषि के विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, तो निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से उन उपायों में सम्मिलित है? हल के फाल के लिए लोहे का प्रयोग, धान की रोपाई या फिर सिंचाई के उपाय। लगभग 2500 वर्ष पूर्व कृषि के विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम जो उठाए गए थे, उनमें जो उपाय शामिल हैं वो ये तीनों ही उपाय शामिल हैं। हल के फाल के लिए लोहे का प्रयोग, धान की रोपाई, सिंचाई के उपाय। लगभग 2500 वर्ष पूर्व कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, क्योंकि समृद्ध गांवों में बिना राजाओं और उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। कृषि के विकास में लोहे का फाल का प्रयोग और धान की रोपाई कुछ नए तरीके थे जो कि बहुत कारगर साबित हुए। उसी तरीके से सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मैच द कॉलम। ग्रामवासी हैं और उनका नाम क्या है? मतलब किस ग्रामवासी को किस नाम से कहते हैं ना, एक उपनाम। तो उपनाम इनमें से कौन कौन सा है? बड़े भूस्वामी का क्या नाम था? बड़े भूस्वामी को क्या कहते हैं? विल्लाल। बड़े भूस्वामी को विल्लाल। ठीक है। हलवाहे को उड़वार। भूमिहीन मजदूर या दास को क्या कहा जाता था? कडेसिया या अधिमई। और प्रधान व्यक्ति को ग्राम भोजक। ठीक है। तो भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में मतलब 2300 वर्ष पूर्व कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे, जिसमें तमिल क्षेत्र में भूस्वामियों को विल्लाल, साधारण हलवाहों को उड़वार, भूमिहीन मजदूर और दास को कडेसियार और अधिमई कहलाता था। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति भोजक कहलाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से के गांवों के संदर्भ में ये जो कथन है इस पे विचार कीजिए। पहला है, गांवों का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। बिल्कुल कहलाता था। गांवों में रहने वाले स्वतंत्र और छोटे किसानों को भूपति कहा जाता था। नहीं, भूपति नहीं कहा जाता था इनको। चलिए आइए कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग। पहला सही है वैसे, गांवों का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। ऊपर आपने देखा मैच द कॉलम में, ये पद आनुवंशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। प्रभावशाली होने के कारण राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। और दूसरा जो स्टेटमेंट था कि गांव में रहने वाले स्वतंत्र और छोटे किसानों को क्या कहा जाता था? भूपति कहा जाता था। तो भूपति नहीं कहा जाता था। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें कि गृहपति कहते थे, ना कि भूपति कहते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसके अतिरिक्त गांवों में भूमिहीन व्यक्तियों में दास और कर्मकार होते थे। ये दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलाते थे। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संगम साहित्य तमिल से संबंधित है। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं में संगम साहित्य है। तमिल की जो प्राचीनतम रचनाएं हैं उनको संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना लगभग 2300 वर्ष पूर्व की गई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भरूच बंदरगाह से होने वाले आयात निर्यात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भरूच बंदरगाह से होने वाले आयात निर्यात के संदर्भ में कह रहा है ये शराब, यहाँ पे शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों तथा हाथी दांत का आयात होता था। इन चीज़ों का आयात नहीं होता था। ठीक है, ये गलत है। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। ये आपका सही है, ये सारी चीज़ें निर्यात की जाती थी। दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। एक अज्ञात यूनानी नाविक द्वारा बेरिगाजा पत्तन का विवरण किया गया है। बेरिगाजा भरूच का यूनानी नाम है। यहाँ पे आयातित वस्तुओं में हाथी दांत शामिल नहीं है। हाथी दांत भारत से निर्यात किया जाता था। ठीक है, अन्य सभी जानकारियाँ बाकी सही है। यहाँ आने वाले लोग राजा के लिए चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े जैसे अनेक विशेष उपहार लाते थे। क्वेश्चन नंबर 6। विनिमय के साधनों के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। विनिमय के लिए जो साधन होते थे, पहला है आहत सिक्के। सबसे पुराने सिक्के थे आहत सिक्के नहीं, जो कि टीन के बने होते थे। पहला गलत है। विनिमय के लिए सिक्कों के अलावा वस्तुओं का प्रयोग भी संगम काल में होता था। दूसरा सही है, पहला गलत है। सबसे पुराने सिक्के आहत सिक्के थे जो कि लगभग 500 वर्ष पूर्व चलन में रहे। चांदी या सोने पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। ठीक है, आहत सिक्का कहा जाता था। आहत सिक्के सबसे पुराने सिक्के नहीं थे। और यहाँ पे संगम साहित्य में वर्णित एक कविता से पता चलता है कि उस समय वस्तु विनिमय भी चलन में था। तो ये वाला सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन है। कथन है मथुरा 2500 साल से भी अधिक समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। मथुरा क्या कारण दे रहा है कि मथुरा यातायात और व्यापार के मुख्य मार्गों पर स्थित था। तो यहाँ पे आपके मथुरा जो है वो 2500 साल से भी अधिक समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। बिल्कुल सही है। और इसका जो ये कारण दे रहा है कि ये यातायात और व्यापार के मुख्य मार्गों पर स्थित था, ये भी सही है। पहला और दूसरा दोनों सही है और इसका बिल्कुल सही स्पष्टीकरण है ये। मथुरा 2500 साल से भी अधिक समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है क्योंकि यहाँ पे आयात और व्यापार के दो मुख्य मार्गों पर स्थित था ये मथुरा। इनमें से एक मार्ग उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहरों के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान और पशुपालक भी शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र भी था। अगला क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की राजधानी रही है? कुषाणों की राजधानी मथुरा रही है। लगभग 200 वर्ष पूर्व मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ पे बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। ये कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र था। प्राचीन नगरीय शिल्प तथा कपड़ा उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन नगरीय शिल्प और कपड़ा उत्पादन के मामले में पुरास्थलों से प्राप्त मिट्टी के बहुत पतले और सुंदर बर्तनों को उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। ये बर्तन उपमहाद्वीप के केवल पूर्वोत्तर भागों से ही प्राप्त हुए हैं। तो ये आपका ऐसा
चलिए दूसरा कथन पढ़ते हैं। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै कपड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध केंद्र थे। ये बिल्कुल सही है, सिर्फ दूसरा सही है, पहला गलत है। नगरीय पुरास्थलों से बहुत पतले और सुंदर बर्तन प्राप्त हुए हैं जिन्हें कि उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिलते हैं। ठीक है, उत्तरी भाग में, पूर्वोत्तर भागों में नहीं, तो इसलिए कॉन्सेप्ट वो गलत था स्टेटमेंट। ये प्रायः काले रंग के होते हैं और इनमें एक खास चमक होती है। और उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै कपड़ा उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र थे जहाँ पे स्त्री व पुरुष दोनों काम करते थे। दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। प्राचीन नगरों में श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन नगरों की श्रेणी में पहला है, श्रेणी संयुक्त रूप से शिल्पकारों और व्यापारियों का एक संघ होता है। नहीं, ये श्रेणियाँ बैंकों के रूप में काम करती थी जहाँ पे लोग पैसे जमा करते थे। दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। प्राचीन नगरों में शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे जिन्हें कि श्रेणी कहते थे। ये संयुक्त नहीं थी बल्कि अलग अलग थी। ठीक है, शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियाँ व्यापार संचालन करती थी। बाकी दूसरा स्टेटमेंट सही है। श्रेणियाँ बैंकों के रूप में काम करती थी जहाँ पे लोग पैसे जमा करते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिलने वाले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक स्थलों को दे दिया जाता था दान के रूप में। अगला क्वेश्चन है, अरिकामेडु नामक प्राचीन पत्तन कहाँ पे स्थित है? अरिकामेडु ये प्राचीन पत्तन है, ये कहाँ पे स्थित है? पुदुचेरी में। ठीक है, पौंडीचेरी में स्थित है। अरिकामेडु पौंडीचेरी में अवस्थित है। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था। यहाँ पे ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो कि संभवतः गोदाम रहा हो। ठीक है, यहाँ पे भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ पकड़ने के लिए हत्था भी लगा था। यहाँ पे एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। ठीक है, अरिकामेडु में, और इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। इससे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबा करके बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिज़ाइन तो रोम का था लेकिन यही बनाए जाते थे यहीं पे अरिकामेडु में। ठीक है, पुदुचेरी में। और यहाँ पे रोमन लैंप, शीशे के बर्तन और रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं जो कि संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। क्या क्या मिले हैं सारी चीज़ें पता चल गई होगी। आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था? तमिल भाषा के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता था? ब्राह्मी का। ठीक है, प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत में स्थित अरिकामेडु का रोमन नाम कौन सा था? अरिकामेडु का रोमन नाम पोडुका था। क्या था? पोडुका। पोडुका, अरिकामेडु, बेरीगाजा, मसूलीपट्टनम और मुजिरिम सभी प्राचीन काल के महत्वपूर्ण पत्तन थे। अरिकामेडु था, बेरीगाजा था, मसूलीपट्टनम और मुजिरिम। व्यापार के संदर्भ में दक्षिण भारत के पत्तन काले मिर्च और अन्य मसालों के निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन से आक्रमणकारी रहे? तो इसको बिल्कुल क्रम में लगानी है, सीक्वेंस वाइज। हिंदू, यवन, कुषाण, शक, हिंद पार्थियन। नहीं,
कुषाण, हिंद पार्थियन, शक, फिर हिंद यवन, नहीं, हिंद यवन, शक, हिंद पार्थियन और कुषाण, ये सही क्रम है। ठीक है, हिंद यवन, फिर शक, फिर हिंद पार्थियन, कुषाण, ये भारत में आए विदेशी आक्रमणकारी थे। तो मौर्यों के बाद अनेक विदेशी शासक हुए, जिसमें कि हिंद यवन पहले था और शक दूसरे थे। शकों के बाद हिंद पार्थियन या पहलव और उसके बाद कुषाणों का शासन स्थापित हुआ। ठीक है, सबसे पहले हिंद यवन का, फिर शक का, फिर हिंद पार्थियन, उसके बाद कुषाण। नेक्स्ट चैप्टर, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन को हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में इन कथनों में से कौन सा सही नहीं है? संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में जहां नहीं लग गया क्वेश्चन, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, इसके लिए आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ये तो सही है, लेकिन यहाँ सही नहीं पूछा है। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे, ये भी बिल्कुल सही है। व्यापारी इन सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग करते थे। समुद्री जहाज और सड़क दोनों ही मार्गों का प्रयोग करते थे, तो ये वाला गलत है। चौथा देखते हैं, दक्षिण भारत से रोम से व्यापार के प्रमाण स्वरूप अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हुए हैं, ये भी सही है। यानी कौन सा सही नहीं है? तीसरा सही नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तीसरा गलत है, क्योंकि व्यापारी इन सामानों को रोम ले जाने के लिए समुद्री जहाज और सड़क दोनों ही मार्गों का प्रयोग करते थे। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले थे। ये व्यापारी मानसूनी हवा का फ़ायदा उठा करके अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या फिर अरब के पूर्वीय तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुँचने के लिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून का सहारा लेना पसंद करते थे। ठीक है, व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं से भी मिलते हैं। किन कविताओं से? संगम कविताओं से। क्वेश्चन नंबर 2, संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। ये एक तमिल शब्द है मूवेंदार, तो इसका अर्थ क्या होता है? मूवेंदार का मतलब होता है तीन मुखिया। ठीक है, तीन मुखिया होता है। तीन मुखिया होता है। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के लिए किया गया है। ये थे कौन कौन से? चोल, चेर और पांड्य, जो कि करीब 2300 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। अगला क्वेश्चन है, चोल, चेर और पांड्य शासकों के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, पुहार और मदुरै इनके महत्वपूर्ण सत्ता केंद्रों से सम्मिलित थे। दूसरा है, ये लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। नियमित कर की वजह, दोनों ही सही है। पुहार और मदुरै इनके महत्वपूर्ण सत्ता केंद्रों में शामिल थे। ये लोगों से नियमित रूप से मतलब नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। ठीक है, दोनों सही है। चोल, चेर और पांड्यों के अपने अपने दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इन 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक था चोलों का पत्तन पुहार या कावेरीपट्टनम और दूसरी थी पांड्यों की राजधानी मदुरै। ये तीनों मुखिया कौन थे? चोल, चेर, पांड्य। ये तीनों ही मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी सैनिक अभियानों के दौरान आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल करते थे। इनमें कुछ धन अपने पास रखते थे, बाकी अपने समर्थकों को, नाते रिश्तेदारों को, सिपाही और कवियों के बीच बांट देते थे। नेक्स्ट, दक्षिणापथ के स्वामी इनमें से कौन कहे जाते थे? दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे सातवाहन कहे जाते थे। 3 मुखियाओं के शासन के लगभग 200 वर्ष बाद यानी 2100 वर्ष पूर्व पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। ठीक है, उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री के एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे।
दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था। नेक्स्ट, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? रेशम बनाने की तकनीक का चीन में हुआ था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में लगभग 7000 वर्ष पूर्व हुआ था। इस तकनीक को हजारों साल तक उन्होंने दुनिया से छिपाए रखा था। चीन से पैदल, घोड़ों या फिर ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ में रेशम के कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वो रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध था, सिल्क रूट के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिमी की ओर फैल गई। लगभग 2000 वर्ष पूर्व रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच में रेशमी कपड़े बनाने का एक फैशन बन गया था। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम रास्तों से गुजरना पड़ता था और रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। अगला कथन है, कुछ शासक रेशम मार्ग के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण चाहते थे। कुछ शासक हाँ चाहते तो थे। क्या कारण दे रहा है? रेशम मार्ग पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उस क्षेत्र के शासकों को कर, शुल्क तथा तोहफे प्राप्त होते थे। बिल्कुल प्राप्त होते थे, दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। व्यापारियों से प्राप्त इन चीज़ों के बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा करते थे। अगला क्वेश्चन है, कुषाणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कुषाणों के संदर्भ में पहला है, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। बिल्कुल सही है। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। ये भी सही है। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर के नील नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। ये गलत है आपका। चौथा क्या है देख लेते हैं। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। बिल्कुल सही है, यानी तीसरा जो है सही नहीं है, मतलब सी इज द राइट आंसर। लगभग 200 वर्ष पूर्व एशिया, मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत पर कुषाणों का शासन था। तक्षशिला भी इनके राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर के सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। ठीक है, ये सही था। सिल्क रूट की एक शाखा तो थी लेकिन मध्य एशिया से होकर नील नदी के मुहाने पे नहीं, बल्कि ये मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। कुषाण इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग करते थे। नेक्स्ट, कनिष्क के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, कुषाण का सबसे प्रसिद्ध राजा था कनिष्क। बिल्कुल सही है, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध शासक था ये। और कनिष्क ने लगभग 1900 साल पहले शासन किया था। ये भी सही है। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे। ये गलत है। कनिष्क ने एक बौद्ध परिषद का गठन किया। ये भी सही है। सही जवाब है ऑप्शन सी। यहाँ पे आपको दिख ही गया होगा उत्तर। तो कुषाण ने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिससे कि एकत्र होकर के विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे, जिसमें बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष और अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट, बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि कौन थे? अभी आपने ऊपर पढ़ा कौन थे? अश्वघोष थे। पार्श्व और वसुमित्र जैसे बौद्ध दार्शनिक और नागार्जुन जैसे विद्वान कनिष्क के दरबार में विद्यमान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मौर्योत्तर काल में बौद्ध धर्म की नई धारा महायान का विकास हुआ। इस नई बौद्ध धारा में आए नए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नए परिवर्तन के संदर्भ में, पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति संकेतात्मक रूप से दर्शाई जाती थी, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी है। बिल्कुल सही है। बौद्धिस्व में आस्था को लेकर के परिवर्तन आया। दोनों ही सही है, पहला और दूसरा। महायान धारा में प्रविष्ट मूर्ति निर्माण के बदलाव के तहत अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी है। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई गई है। बौद्धिस्व उन्हें कहते हैं जो कि ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। इस आस्था में परिवर्तन हुआ। अब ऐसा करने के बजाय महायानी लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बौद्धिस्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन, बाद में कोरिया और जापान तक भी फैल गई। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में, बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। बिल्कुल सही है। इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था। थेरवाद, ये भी सही है, दोनों सही है। बौद्ध धर्म का प्रसार दक्षिण पूर्व एशिया की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया और इन्हें अन्य भागों में भी हुआ। इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म कहीं अधिक प्रचलित था, जो कि बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप था। अगला क्वेश्चन, भारत की यात्रा पर आए ये जो यात्री हैं, ये चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों का कालक्रम बताइए। सही कालक्रम बताना है जो भारत में आए थे चीनी यात्री। सबसे पहले आए थे आपके फरहान आए थे, फिर ह्वेनसांग, फिर इत्सिंग आए थे। ठीक है, फाहियान, इत्सिंग, फिर हिनसांग। नहीं, पहले फाहियान आए थे, फिर हिनसांग, फिर इत्सिंग आए थे। ठीक है, फाशियन, श्वेन इत्सांग और बाद में इत्सिंग। भारत की यात्रा पर फाहियान लगभग 1600 वर्ष पूर्व आए थे, फिर ह्वेनसांग 1400 वर्ष पूर्व आया था, फिर इत्सिंग इसके बाद 50 वर्ष बाद आया था। ये सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। विष्णु के वराह रूप की मूर्ति इनमें से कहाँ से प्राप्त हुई है? विष्णु की वराह रूप की जो मूर्ति थी वो मध्य प्रदेश में प्राप्त हुई है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। विष्णु की वराह रूप की मूर्ति एरड़ मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। नेक्स्ट, भक्ति परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भक्ति परंपरा के लिए, भक्ति परंपरा की शुरुआत मौर्योत्तर काल में हुई है। बिल्कुल सही है। भक्ति मार्ग की चर्चा भगवद गीता में की गई है। ये भी सही है। भक्ति मार्गी आडंबर के साथ पूजा पाठ पर जोर देते थे, आडंबर के साथ नहीं जोर देते थे। भक्ति मार्गी मानते थे कि उनके आराध्य देवी या देवता मानव, सिंह, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में हो सकते हैं। ये भी सही है। मतलब कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन सी सही नहीं है। देवी देवताओं की पूजा का चलन मौर्योत्तर काल से ही शुरू हो गया है। इनमें से शिव, विष्णु और दुर्गा जैसी देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। ठीक है, किसी भी देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है, आडंबर नहीं था। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता में की गई है। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा के जोर पर देते थे। अगला क्वेश्चन, आगे कुछ और भी जानकारी है, देख सकते हैं। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का मानना था कि अगर आराध्य की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वो उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहते हैं। तो अतः इस विचार की स्वीकृति बढ़ाने के साथ साथ कलाकार देवी देवताओं के एक से बढ़कर के एक खूबसूरत मूर्तियाँ बनाने लगे।
भक्ति मार्ग के बढ़ते प्रभाव के काल में ही दक्षिण भारत में लगभग 1400 साल पहले एक शिव भक्त अप्पार ने तमिल में शिव स्तुति की रचना की थी। अप्पार ने, ये शिव भक्त अप्पार एक बड़ा भूस्वामी था, विल्लाल से जिनको संबोधित करते थे, भूस्वामी को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कथन है केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है, कारण केरल के ईसाई संभवतः पश्चिम एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? पश्चिम एशिया से आए थे। दोनों ही सही है, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। लगभग 200 वर्ष पूर्व पश्चिमी एशियाई में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ था, जो कि रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। उन्होंने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। ईसा मसीह के उपदेश धीरे धीरे पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है क्योंकि वे पश्चिम एशिया से आए थे और वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से थे। ठीक है, अगला मैच द कॉलम। दक्षिणापंथ के स्वामी कौन थे? सातवाहन शासक थे। मूविंदार किससे संबंधित है? मूविंदार किसको बोलते थे? 3 मुख वाले को। चोल कौन कौन थे वो? चोल, चेर और पांडव। ठीक है। अश्वघोष बुद्ध चरित की रचना करी। बोधित्व क्या है, किससे संबंधित है? बोधित्व महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्वांगत्सांग ये चीनी यात्री था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका नए साम्राज्य और राज्य। अब नए साम्राज्य और राज्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें, जो कि क्लास 6 के एनसीईआरटी से लिया गया है। हरिशेर किसका दरबारी कवि था? हरिशेर समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। नेक्स्ट, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है? इलाहाबाद का अशोक स्तंभ समुद्रगुप्त के काल का। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के शासन के बारे में जानकारी देता है। इस पर समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेर ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किए हैं। इसे लगभग 1700 वर्ष पूर्व लिखा गया था। इसे ही प्रयाग प्रशस्ति या समुद्रगुप्त की शक्ति कहा गया है। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा होता है। इसमें उनकी विजयों का वर्णन है। इसमें उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। इसमें समुद्रगुप्त की योद्धा और उत्कृष्ट कवि के रूप में भी प्रशंसा की गई है। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी राजा था। वह वीणा भी बजाता था। उसके इस गुण को सिक्कों पर भी दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, पूरे ऑप्शन लिखने चाहिए। अगला है हरिशेर द्वारा वर्णित विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? हरिशेर द्वारा वर्णित विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों के संदर्भ में बात कर रहा है कि कौन सा सही नहीं है। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के सभी 9 शासकों को हरा करके उनके राजाओं को अपने साम्राज्य में मिला लिया, ये बिल्कुल सही है। उसने दक्षिणापथ के सभी 12 शासकों को हराकर उनके राज्य को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। समुद्रगुप्त के राज्य के पड़ोसी जो कि आंतरिक घेरा में थे, वो समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और उसकी आज्ञाओं का पालन करते थे, ये भी सही है। बाहरी राज्यों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया, ये भी सही है। क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। दक्षिणापथ के 12 राजाओं में क्या बोला था ऑप्शन? उसने दक्षिणापथ के सभी 12 शासकों को हराकर उनके राज्य को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया।
ये गलत है क्योंकि दक्षिणापथ के 12 राजाओं ने हराने के बाद समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दी थी, ना कि मिला लिया। अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के राज्य के पड़ोसी देशों में असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गढ़ या संघ आते थे। ये आंतरिक राज्यों के एक घेरे के रूप में समुद्रगुप्त के राज्य से लगे थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञा मानते थे और उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। बाह्य इलाके संभवतः कुषाण और शक वंश के थे। बाह्य इलाके में इसमें कि श्रीलंका के भी शासक थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का उनसे विवाह किया। तो ये तीनों सही है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की गई थी? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की गई थी चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा और समुद्रगुप्त। पहला और दूसरा ये सही है। समुद्रगुप्त और उनके पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त और उनके पिता। समुद्रगुप्त के दादा और परदादा का उल्लेख महाराजा के रूप में ही मिलता है। समुद्रगुप्त की मां कुमार देवी थी जो कि लिच्छवीगढ़ की थी। नेक्स्ट, शक विजेता किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है। उसने पश्चिमी भारत में सैन्य अभियान करके अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को परास्त किया था। इस विजय के उपलक्ष्य में मालवा क्षेत्र में व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलाए गए थे। ये सिक्के उसी शकों पर विजय के सूचक थे, मालवा क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कालिदास किसके दरबारी कवि थे? कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी विद्वान से भरा रहता था। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उसी के दरबार में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक है। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, बाणभट्ट हर्षवर्धन के कवि थे, दरबारी। इन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित लिखी है। किसने लिखी है? बाणभट्ट ने, जिससे हर्ष के शासनकाल और वंशावली का पता चलता है। हर्ष ने लगभग 1400 वर्ष पूर्व शासन किया था। नेक्स्ट, इनमें से कौन हर्ष के काल में भारत आया था? हर्ष के काल में भारत कौन आया था? फरहान, मेगस्थनीज, ह्वेनसोंग या डियोनिसियस? ह्वेनसोंग आया था। चीनी यात्री ह्वेनसोंग हर्ष के काल में भारत में आया था। वो काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में भी रहा। उसने वहाँ पे जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया है। नेक्स्ट, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिण की ओर बढ़ने की कोशिश को किसने रोका था? नर्मदा नदी पर किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। मगध और बंगाल को जीत करके हर्ष को पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी अन्य जगहों पर नहीं मिली थी। जब उसने नर्मदा नदी को पार करके दक्कन की ओर बढ़ने का प्रयास किया तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उसे रोक दिया। नेक्स्ट है, कांचीपुरम किसकी राजधानी थी? कांचीपुरम पल्लव की राजधानी थी। नेक्स्ट, चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। ठीक है, पहली राजधानी ऐहोल थी जो कि प्रमुख व्यापारी केंद्र था। धीरे धीरे ये एक धार्मिक केंद्र भी बन गया जहाँ पे कई मंदिर थे। चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के ये क्षेत्र रायचूर दोआब कहलाता था। पुलकेशिन प्रथम के दौरान चालुक्यों की राजधानी बादामी स्थानांतरित की गई थी। बादामी के वातातापी के रूप में भी बादामी को वातापी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविकृति किसके दरबारी कवि थे? रविकृति पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत पे पूर्व मध्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक होते थे। बिल्कुल सही है, आनुवंशिक होते थे। जैसे कि हरिशेर के पिता
महादंडायक भी थे, साथ ही कुमारात्य भी बन गया। इस तरीके से प्रशासन की प्राथमिक इकाई नगर होते थे, ये गलत है। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, ये सही है। पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकालीन प्रशासन में कुछ महत्वपूर्ण पद आनुवंशिक बन गया था और कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिशेर, जैसे कि अभी मैंने बताया, हरिशेर अपने पिता की तरह महादंडनायक बने, साथ ही कुमारात्य भी बनाया गया। कुमारामात्य। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, ना कि नगर होते थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करता था, जैसे हरिशेर, महादंडनायक और कुमारामात्य होने के साथ साथ संधि विग्रहिक भी थे। अगला मैच द कॉलम। नगर श्रेष्ठी मुख्य बैंकर होता था, मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी होता था। सातवाहक कफीले का नेता होता था, है ना, व्यापारिक काफिले का नेता सातवाहक थे। प्रथम कुलिक मुख्य शिल्पकार होते थे और कायस्थ लिपिकों के प्रधान होते थे। सातवाहक क्या होते थे? ये व्यापारियों के काफिले का नेता होता था। अगला क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकालीन सामंतों के संदर्भ में, पूर्व मध्यकालीन सामर्थ्यों के संदर्भ में इन पे विचार करनी है। पहला स्टेटमेंट है, इनकी अपनी सेना होती थी तथा आवश्यकता पड़ने पर ये राजा को सहायता देते थे। अपनी सेना होती थी और आवश्यकता पड़ने पर ये अपने राजा को सहायता भी देते थे, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इन्हें कोई भी नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, ये भी सही है। जहाँ शासक दुर्बल होते थे ये स्वतंत्र होने का प्रयास करते थे, ये भी सही है। तीनों सही है। पूर्व मध्यकाल में सामंतों को नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमिहीन दिया जाता था, भूमिदान दिया जाता था। ठीक है, दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे कि वे सेना और घोड़ों की देखभाल करते थे, साथ ही वो इससे युद्ध के हथियार जुटाते थे। नेक्स्ट, दक्षिण भारत के राज्यों की विभिन्न स्थानीय सभाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सुमेलित है? दक्षिण भारत की राजाओं की स्थानीय सभाओं के संदर्भ में, सभा ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन को सभा कहते थे, और जब ब्राह्मण सभा नहीं होती थी उस जो ग्राम सभा को उर कहते थे। नगरम शिल्पकारों का संगठन नहीं होता था, व्यापारियों का संगठन होता था। तो इसमें से तीसरा सही नहीं है, बाकी पहला और दूसरा सही है। पल्लव अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा मिलती है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे कि सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख, इन सब चीज़ों के बारे में काम करती थी। जिन क्षेत्रों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहाँ पे उर नाम की ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। और नगरम ये व्यापारियों के संगठन का एक नाम था। इन सभाओं पर धनी, शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञानशाकुंतलम किसका प्रसिद्ध नाटक है? अभिज्ञानशाकुंतलम किसकी है? कालिदास का प्रसिद्ध नाटक है, सबसे प्रसिद्ध नाटक है ये अभिज्ञानशाकुंतलम। दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती के प्रेम की कहानी है। अगला क्वेश्चन है, कालिदास के नाटकों की विशेषताओं के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। कालिदास के नाटकों की रोचक विशेषता ये है कि इन नाटकों में राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को प्राकृत बोलते हुए, जबकि अन्य लोग और महिलाओं को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। ये दोनों ही सही है कालिदास के नाटकों के संदर्भ में। तो कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे।
नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया जाता था, बाकी अन्य लोगों को और महिलाओं को प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। ठीक है, संस्कृत बोलते हुए। इस्लाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस्लाम के संदर्भ में पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक धर्म की शुरुआत की थी। पैगंबर ने, बिल्कुल सही है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। बिल्कुल सही है। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों में पहले से ही परिचित थे, इन बस्तियों से अब अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए। ये भी सही है, तीनों ही सही है। पैगंबर मोहम्मद द्वारा इस्लाम नामक नए धर्म की शुरुआत लगभग 1400 वर्ष पूर्व की गई थी, जो कि 100 सालों के दौरान उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे इस महाद्वीपों की तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे। इसी आवागमन के क्रम में वे अपने साथ इस धर्म को भी लाए थे। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि क्लास 6 के एनसीईआरटी में इमारतें, हमारे अतीत से इमारतें, चित्र और किताबों से संबंधित प्रश्न होंगे, और ये इस क्लास का लास्ट चैप्टर है। लगभग 1500 वर्ष पूर्व बने महरौली के लौह स्तंभ में आज तक जंग नहीं लड़ी गई। ये अद्भुत लौह स्तंभ कहाँ पे स्थित है? ये स्तंभ आपका दिल्ली में है। जंग नहीं लगी अभी तक इस लोहे में। महरौली का लौह स्तंभ दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वज़न 3 टन से भी ज़्यादा है। इस पर खुदे अभिलेख से इसके बनने के समय की जानकारी मिलती है। इसमें चंद्र नामक एक शासक का जिक्र है, जो कि संभवतः गुप्त वंश के थे। चंद्र। स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? स्तूप के संदर्भ में स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। बिल्कुल सही है। स्तूपों में सजावट के लिए रखा जाने वाला गोल धातु का डिब्बा धातु मंजूषा कहलाता है। अगला देखते हैं। स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने हेतु बना वृत्ताकार पथ प्रदक्षिणा पथ कहलाता है। बिल्कुल सही है। प्रदक्षिणा पथ को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। सारे सही हैं, बी वाला गलत है। स्तूपों का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। स्तूप आकार में भी कभी गोल या लंबे, तो कभी बड़े या फिर छोटे होते हैं। सभी स्तूपों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष और अथवा उनके द्वारा प्रयुक्त कोई भी चीज़ एक डिब्बे में रखी जाती थी। इसे धातु मंजूषा कहते थे। ठीक है, धातु मंजूषा तो कहते थे। स्तूप इन्हीं धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीलों की ईंट से ढक दिया गया। बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तराशते हुए पत्थरों से ढक दिया गया। तो इसीलिए बी वाला गलत है, बाकी सही है। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग और तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे, जैसे कि अमरावती से प्राप्त स्तूपों को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए हैं। ये अमरावती लगभग 200 वर्ष पूर्व का है। स्तूप निर्माण के राजा के अलावा व्यापारी, कृषक, श्रमिक भी योगदान देते थे, जैसे कि हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार, जिसको तोरण कहते हैं, उसको बनवाने का खर्च दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्व मध्यकालीन आरंभिक हिंदू मंदिरों के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग मंडप होता है। नहीं। मंदिरों में गर्भगृह नाम की एक जगह होती थी। ये एक सभागार होता था जहाँ पे लोग जो हैं वो एकत्र होते थे। पूर्व मध्यकालीन आरंभिक हिंदुओं के मंदिरों की बात हो रही है, ये भी गलत है। गर्भगृह के ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे कि शिखर कहते हैं। ये सही है, केवल तीसरा सही है, बाकी दोनों गलत है।
क्यों गलत है, आइए कॉन्सेप्ट में समझते हैं। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, ना कि मंडप होता था, ठीक है, जहाँ पे मुख्य देवी देवताओं जैसे विष्णु, दुर्गा, शिव उस टाइम पे पूजे जाते थे, उनको रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। गर्भगृह को पवित्र स्थान दिखाने के लिए अक्सर उसके ऊपर शिखर बनाए जाते थे, जैसे कि भीतर गाँव के मंदिर। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की जगह होती थी। ये एक सभागार होता था जहाँ पे लोग इकट्ठा होते थे, ठीक है। तीसरा सही है। आरंभिक हिंदू मंदिरों में भीतरगांव के मंदिर लगभग 1500 वर्ष पूर्व महाबलीपुरम के एकाश्मक मंदिर, ऐहोल का दुर्ग मंदिर आदि बहुत प्रसिद्ध है। ऐहोल का दुर्ग मंदिर लगभग 1400 वर्ष पूर्व है। एकाश्म मंदिरों की विशेषता है कि इन्हें एक ही विशाल शिलाखंड को ऊपर से नीचे की ओर तराश करके बनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। पुराणों के संदर्भ में, पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, सही है। इनमें पूजा विधियों के साथ साथ संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं, ये भी सही है। संसार की सृष्टि के बारे में भी है, राजाओं की भी कहानियाँ हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके, ये भी सही है। तो बचा डी ऑप्शन। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे पुराणों को भी सुन सकते थे, ये गलत है। क्योंकि स्त्रियां और शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वो पुराणों को सुन सकते थे। पुराणों का क्या बोल रहा है कि शूद्र जो वेद नहीं पढ़ने की अनुमति थी, वे पुराणों को भी नहीं सुन सकते थे, ऐसा नहीं था। पुराणों को वो सुन सकते थे, भले नहीं पढ़ सकते थे, पढ़ने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। पुराणों का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन। ये पूर्व मध्यकाल में लिखे गए हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन पुराणों के संकलन से संबंधित नहीं है। पुराणों के संकलन से व्यास है, उग्रश्रवा भी है, लोमहर्ष भी है, मंखक नहीं है। पुराणों के संकलन से ये संबंधित नहीं है। पुराणों की कुल संख्या 18 है, लेकिन मत्स्य पुराण में लिखा है कि पहले पुराण एक ही था, उसी से अन्य सभी पुराणे निकले हैं। ब्राह्मण के पुराण के अनुसार वेदव्यास ने पुराण संहिता का संकलन किया। विष्णु पुराण से पता चलता है कि व्यास ने अपनी पुराण संहिता अपने शिष्य लोमहर्ष को दी। उग्रश्रवा लोमहर्ष के पुत्र थे, ये भी पुराणों के संकलन से जुड़े थे। मंखक जो है, ये कश्मीर के एक संस्कृत महाकवि थे। श्री कंठचरित महाकाव्य और मंगकोश इनकी रचनाएं हैं। पुराणों के संकलनकर्ताओं में से एक व्यास द्वारा ही महाभारत का संकलन किया गया था। महाभारत का लेखन कार्य 1500 वर्ष पूर्व किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, इम्पोर्टेंट है। आर्यभट्टियम के लेखक आर्यभट्ट निम्नलिखित में से किससे या किन से संबंधित है। आर्यभट्टियम के लेखक आर्यभट्ट ज्योतिष भी थे, खगोल थे, गणित थे, ये तीनों ही थे। गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। ये एक महान ज्योतिषविद भी थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होता है, दिन और रात। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली थी, जो कि लगभग उतनी ही सही है जितनी आज प्रयुक्त होने वाली विधि है, वृत्त की परिधि। तो गणितज्ञ, ज्योतिष, खगोल शास्त्र सारे ही थे। शून्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शून्य के संदर्भ में पहला कथन है, भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। भारत के गणितज्ञ ने, बिल्कुल सही है। गिनती की ये पद्धति पहले यूरोपियों द्वारा अपनाई गई और उसके बाद में पूरे अरब में फैल गया। नहीं, ये पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई थी और यूरोप में भी फैल गया था, ठीक है। तो दूसरा गलत है। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे, शून्य का प्रयोग नहीं करते थे रोम में। तो ये तीसरा पहला सही है, दूसरा गलत है।
गिनती की ये पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। अन्य अंकों का प्रयोग पहले से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काव्य हैं और इन काव्य के रचनाकार कौन है? शिल्पाधिकारम एक क्या है? ये महाकाव्य है शिल्पाधिकारम, जिसकी रचना किसने की है? इलांगो ने की थी। ठीक है। मणिमेखलई के रचनाकार हैं, मणिमेखलई के रचनाकार आपके शीतलय सतनार हैं। ठीक है। मेघदूतम के रचनाकार हैं कालिदास। ठीक है। रामायण के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज का आविष्कार कहाँ पे हुआ था? कागज का आविष्कार हुआ था चीन में। ठीक है। कहाँ पे हुआ था? चीन में। 1900 वर्ष पूर्व, लगभग 1900 वर्ष पूर्व हुआ था। चीन में लून नाम के व्यक्ति ने किया था। लगभग 1400 वर्ष पूर्व ये तकनीक कोरिया तक पहुंची। इसके तुरंत बाद ही जापान तक फैल गई। लगभग 1800 वर्ष पूर्व ये बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से ये यूरोप में, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में भी फैली। इस उपमहाद्वीप में कागज़ की जानकारी बगदाद से ही आई है। कहाँ से आई है? बगदाद से आई है। चलिए, तो यहाँ से आपके हमारी अतीत क्लास 6 के एनसीईआरटी से ख़त्म होता है। इसके बाद हम प्राचीन भारत को शुरू करेंगे। ठीक है। इस तरीके से पूरे हम लोग इंडियन हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं। एनसीईआरटी के जितने भी सोल्यूशन, जो क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी के हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ऑलवेज सजेस्ट करती हूँ कि आप यही प्रैक्टिस के लिए यूज़ करें, अच्छा रहता है। क्वेश्चन काफ़ी तैयार हो जाते हैं, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी तैयार हो जाते हैं। अगर आप फिर से एनसीईआरटी रिवीजन नहीं कर सकते हैं तो ये कॉन्सेप्ट के ज़रिए सारी चीज़ें रिवीजन हो जाती है। चलिए, मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए बस इतना ही।